वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर सर से तो बताएं। जी, एनी क्वेश्चन? जी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो आपने काम दिया था ना उससे रिलेटेड है। फिर वो क्या है? मतलब अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या है? क्वेश्चन ही है सर। अच्छा जी, बताएं जी। सर जो आप लाइब्रेरी हम लोगों ने आपने जो 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 आपकी नहीं ना हुई थी वो रन, वही नहीं हो रही सर रन। तो मैंने यही कहा था ना, एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो शायद। हाँ जी सर जी। हाँ, तो मैंने आपसे यही कहा था कि एक्सेल को इंपोर्ट करने का सबसे जो सर बेहतरीन जी वही तरीका है मैं। वो या तो रीड डॉट डी लिम है या फिर रीड डॉट सी एस वी है। उसको एक्सेल को एज अ सी एस वी फाइल में सेव करें और फिर इंपोर्ट कर लें। अदरवाइज डायरेक्टली एज अ एक्सेल उसको फाइल उसको इंपोर्ट करना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू सीएसवी फाइल्स, इसके लिए हमें ऐड ऑन पैकेजेस चाहिए। और वो ऐड ऑन पैकेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स को इतने अच्छे काम नहीं करते। तो मैंने आपके ये जिम्मे लगाया था कि ये पैकेज तो काम नहीं कर रहे इस करंट वर्जन में, आप इनके अलावा कोई ऐड ऑन पैकेज देखें, क्योंकि ये ऐड ऑन पैकेजेस जो हैं वो सैकड़ों में होंगे हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने सर्च करने थे। सर जी वो भी किए, वो भी नहीं हो रहे ना, यही अच्छा, कह रही हूँ आपसे। सो कौन से आपने जो पैकेज फॉर एग्जांपल मतलब किए हैं? सर मैंने एक्सेल एस एक्स वाला एक पैकेज है वो, ठीक है। एक्सेल कनेक्ट वाला, ठीक है। एक्सेल कनेक्ट वाला वो। और सर एक और बात उन्होंने कही थी कि जैसे हम लोगों ने सीएसवी में कन्वर्ट करके ना फिर उसको एक्सेल फाइल को कॉपी किया था ना, ऐसे जी, ही हम लोग ना उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ना फिर कर सकते हैं। वो तो तो जाहिर वो है, मैंने टेक्स्ट किया जब डाटा। आपकी टेक्स्ट फाइल चली गई तो फिर आप उसको रीड डॉट डीलिम से या रीड डॉट टेबल से आप कर ही सकते हो। जी सर जी वही मैं, मेरा वो ना डाटा तो चला जाता है, लेकिन है ना वो ना वो ना कॉलम सोच वाइज लो नहीं पहले, आता। फिर बता देना। सर वो कॉलम वाइज नहीं आता। क्या नहीं आता? कॉलम वाइज नहीं आता, जैसे अनग्रुप डाटा नहीं होता वैसे कोमे के साथ उसके साथ आता है। फिर वो टेक्स्ट है ना, बैक फिर वो स्लैश। डाटा नहीं है, फिर वो टेक्स्ट है। ठीक है, अगर जिस तरीके से आपका डाटा जिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के सेंस में पड़ा हुआ है, तो उसकी टेबुलर अरेंजमेंट अगर वो उस तरीके से आर में इंपोर्ट नहीं होता तो फिर वो टेक्स्ट है, वो डाटा नहीं है। अगर 5.7 लिखा हुआ है, 5.7 के बजाय 5,2 लिखा हुआ है या 5 बैक स्लैश टी लिखा हुआ है, तो बेसिकली दैट इज टेक्स्ट फिर आर के अंदर। ठीक है, आर के अंदर बकायदा जी वैल्यूज सर जी। नजर आनी चाहिए ना कि इसकी ये डायमेंशन है डेटा फ्रेम की, फिर आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। फिर तो आप ऐसी है कि कहीं से कोई टेक्स्ट उठाओ और उसको आके आर में पेस्ट कर दो, दैट इज यूजलेस। अगर वो प्रॉपर डेटा फ्रेम में नहीं बनता और उसमें उतनी ही ऑब्जर्वेशन और उतने ही वेरिएबल्स नहीं होते, या मतलब कॉलम्स नहीं होते, तो वो इसका मतलब है आपने प्रॉपरली फिर आपसे इंपोर्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली जी सर अगेन मैंने कहा था कि सीएसवी फाइल से इंपोर्ट हो रहा है इजीली, टीएक्सटी फाइल से इंपोर्ट हो रहा है, एसपीएसएस से मैंने करवा दिया था। इशू क्या रह गया था? एक्सेल एंड मिनीटैब जो आपने सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसके लिए री डॉट डी लिम क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन आप यूज करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर घूमें। हाँ, अगर किसी को शौक है और शौक होना चाहिए तो वो एड ऑन पैकेजेस तलाश करे, हो सकता है बाकियों को भी इंफॉर्मेशन में या नॉलेज में इजाफा हो। जी, एनीबडी एल्स? नहीं? चलें, तो आज हम डिस्कस करते हैं करेंगे कि एक दफ़ा जब हमने इंपोर्ट कर लिए डेटा फ्रेम्स, डेटा इंपोर्ट आपके पास हो गया, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन ऑपरेशंस हैं ऑन डेटा फ्रेम्स। ठीक है, वो कॉमन ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? अब ये एक याद रखें, आर में जो भी चीज़ इंपोर्ट होगी वो एज अ डेटा फ्रेम इंपोर्ट होगी। ठीक है, द कॉमन, आगे मैंने लिखा हुआ नॉट लिमिटेड टू, मतलब इसके अलावा भी कई ऑपरेशंस हो सकते हैं आर पे, जो डेटा फ्रेम्स पे जो आप कर सकते हैं। तो जो कॉमन ऑपरेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। डी आई एम डायमेंशन, डिम फॉर डायमेंशन, और डी इज डेटा फ्रेम। लेट वी हैव अ डेटा फ्रेम डी। तो डायमेंशन का मतलब आपको पता है कि क्या प्रोवाइड करेगा, कॉल नेम्स का मतलब आपको पता है कि क्या प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रिंट द नेम्स ऑफ द कॉलम्स। इसको आप स्टोर भी करा सकते हैं, अगर स्टोर करवाएंगे तो एज ए वेक्टर स्टोर होगा। रो नेम्स, बास केसेस में रो नेम्स हमारे लिए अहम होती हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो 1 2 3 सीक्वेंस में रो नंबर्स को रो नेम्स कहेगा, लेकिन बास केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई आइडेंटिफायर है, जैसे आपके नाम हैं, तो उसको पहली रो का हिस्सा बना दें, मतलब उसको पहला कॉलम ना बनाएं बल्कि रो नेम्स में आपके नाम दे दें या आईडी कार्ड नंबर दे दें या रोल नंबर दे दें। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। रो नेम्स अगर आप सेपरेट करना चाहें तो यस पॉसिबल है। देन कॉल सम्स, कॉल मीन्स, को ऑफ डी, वेरिएंस ऑफ डी। ठीक है, तो ये डायमेंशन, कॉलम नेम्स, रो नेम्स की प्रिंटिंग, कॉलम वाइज सम्स, यहाँ पे देखें कॉलम वाइज सम्स आपको मिलेंगे। तो ये जैसे मैट्रिक्स पे अप्लाई होता था वैसे ही ये डेटा फ्रेम पे अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें ड्रॉबैक पॉसिबली क्या हो सकता है आपके ख्याल में, क्योंकि सर मैट्रिसेस जी जो होते हैं जी रोज बोलें। हम नहीं है वो, सर जी रोज हम नहीं है वो हो सकते हैं। रो सम हो सकते हैं, लेकिन ये देखें डेटा फ्रेम स्टेटिस्टिकली जब आप डील कर रहे हैं तो डेटा फ्रेम्स के अंदर रो सम्स हो सकते हैं, यस पॉसिबल है। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा इसलिए कि रो सम्स, आप आमतौर पे रो के सम को आप क्यों इंटरेस्टेड होंगे, बाय द वे ज्यादातर तो आप कॉलम वेरिएबल्स की सम या वेरिएबल मीन्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना। मीन ऑफ रो वन दैट इज यूजलेस, के पहले कॉलम में एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जो इनकम है, अगले वेरिएबल में एक वेरिएबल, अगले कॉलम में एक वेरिएबल है जो कि एक्सपेंडिचर है, तीसरे कॉलम में एक वेरिएबल है जो कि जेंडर है। तो अगर आप फर्स्ट रो का मीन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जेंडर प्लस एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, तो ये तो कोई सेंसलेस सी बात है ना। जी सर जी। ठीक है, हाँ अलबत्ता जब आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आप 2 एन ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे रो सम्स आपको चाहिए होते हैं, या आप इसके टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं मैनुअली, यस वहाँ पे पॉसिबल है। तो रो सम्स पॉसिबल है, जिस तरीके से वो मैट्रिसेस पे पॉसिबल था, इस तरीके से रो सम्स और रो मीन्स इधर भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि डेटा फ्रेम्स में मैट्रिसेस में आमतौर पे आपके पास न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, जो डेटा फ्रेम में इसमें यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स एंड नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स। तो जो तो न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे उनके तो कॉल सम्स भी हो जाएगा, कॉल मीन्स भी हो जाएगा, उन पे कोवेरिएंस भी अप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस भी अप्लाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स हैं वहाँ पे फिर वो अप्लाई नहीं हो सकेगा, उनमें आपको बता दिए नीचे एरर या वार्निंग आ जाएगी कि इन वेरिएबल्स का सम पॉसिबल नहीं है या मीन पॉसिबल नहीं है या जो भी उसका। ठीक है जी। जी सर जी। ठीक, उसके बाद है एस टी आर मीन्स, इसका मुझे एब्रीवेशन तो भूलिए, लेकिन बेसिकली एस टी आर ने स्ट्रक्चर आप समझ लें, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि डेटा फ्रेम के हर वेरिएबल के मुतालिक वो इंफॉर्मेशन देगा कि ये न्यूमेरिक है, ये कैरेक्टर है, ये फैक्टर है, ये लॉजिकल है, क्या चीज़ है। ठीक, देन यू हैव एडिट डी। एडिट डी जब आप करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू अ स्प्रेडशीट लाइक विंडो जिसमें आप एडिट कर सकेंगे, और जैसे ही उस स्प्रेडशीट लाइक विंडो को आप क्लोज करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो सेव हो जाएंगे। मैं उसको स्प्रेडशीट लाइक विंडो कह रहा हूँ क्योंकि आप उसमें सिर्फ चेंज कर सकते हैं, कुछ कॉपी या पेस्ट या इस तरह के ऑप्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक मिनी टैब से, ये मिनी टैब है, यहाँ पे एक डेटा पड़ा हुआ है जिसमें y है, x1 x2 x3 x4 x5 और g एक जेंडर है। एक मैं अगला कॉलम और बना लेता हूँ ग्रेड का, इसमें मैं रख लेता हूँ a b c b b a c f f d d a b c f d a। ये एक मैंने बना लिया। अब ये मिनी टैब का डेटा मैं यहाँ से कॉपी करूंगा अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, और रीड डॉट डी लिम से यहाँ पे इसको मैं आर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सो डी इज इक्वल टू रीड डॉट डी लिम क्लिपबोर्ड। इसमें हेडर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? ट्रू। वाई ट्रू? सर जी क्योंकि वेरिएबल के नेम, पहली रो में वेरिएबल्स के नेम है, और इसमें सेपरेटर क्या आना चाहिए? मैंने मिनी टैब से कॉपी किया है।
सर वो /t। /t का जब भी आप किसी ऐसे स्प्रेडशीट लाइक सॉफ्टवेयर से या वर्कशीट लाइक सॉफ्टवेयर से कॉपी करते हैं जिसमें सेल्स आपको बने हुए नजर आ जाए, तो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है /t। सो यू हैव दिस। लेकिन इसमें क्या मसला है देखें जरा, कैन नॉट ओपन फाइल क्लिपबोर्ड नो सच डायरेक्टरी। तो इसमें एरर गौर करें क्या चीज़ है। क्लिपबोर्ड के स्पेलिंग अगर आप देखें तो वो गलत है, ठीक है। जी स्पेलिंग सर जैसे जी। ही आप ठीक करेंगे तो यू विल हैव इंपोर्टेड डाटा। डाटा फ्रेम आपके पास ये इंपोर्ट हो गया 6 के 6 वेरिएबल। अब हम आते हैं अपनी कमांड्स पे। जैसे हमारे पास डायमेंशन की कमांड थी डी, तो आपके पास है 20 ऑब्जर्वेशंस 8 कॉलम्स। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं n रो डी दैट इज 20, n कॉलम डी 20। जो मैट्रिसेस पे बेसिक चीज़ें देखें, लॉजिकली जो चीज़ पॉसिबल है वो अप्लाई हो जाएगी। अब आपने ये सोचना है कि हाउ दैट इज पॉसिबल। तो अब नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं, डेटा फ्रेम में भी हो सकते हैं, तो एन रो वहाँ अप्लाई हो रहा है। कॉलम पे अगर आप एन रो अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट नल आएगा। क्यों नल आएगा? क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ एन कॉल ऑफ ए ऊपर पर नल, या एन रो ऑफ ए वेक्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो क्यों नल आएगा? क्योंकि कॉलम में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेंथ होती है, उसमें रोज या कॉलम्स नहीं होते, ठीक है। दूसरी तरफ और आपके पास क्या था, डायमेंशन। अब आप चाहें तो स्टोर भी सर करवा जी सकते जी। सर जी सर ये इसमें हमने डिम आगे ब्रैकेट में डी लिखा है, ये डी हमने स्टोर डी में करवाया था इसलिए जी कि जी वैसे हाँ ही वो डाटा जी फ्रेम जी को जी ये जी जी रिप्रेजेंट कर। बिल्कुल जी। जिस डेटा फ्रेम की आपको डायमेंशन चाहिए यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। आर के अंदर कमांड के साथ जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीजें हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट्स उनको हम कहते हैं, वो आपने इनपुट देनी है किसी न किसी शक्ल में, ठीक है। अगर मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल एफ रखा होता या रमजान रखा होता तो फिर मैं यहाँ पे डी की जगह वो रिप्लेस करता, ठीक है। यस सर ठीक। अच्छा, तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि अब इसमें पॉसिबल डायमेंशन, अब आप चाहें जैसे आपको रिग्रेशन में ज़रूरत पड़ सकती है कि जो सैंपल साइज है वो डेटा फ्रेम का हमारे पास एन को, एन इज़ द नंबर ऑफ रोज, तो आप कह सकते हैं इस तरह, आप कह सकते हैं कि जी पी जो है दैट इज़ या के जो है दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी, तो आप इनको स्टोर करवा सकते हैं। अब आप एन जहाँ पे भी रखेंगे, के जहाँ पे भी रखेंगे, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने करना है तो एन माइनस के कर लेंगे, इस तरीके से आपके पास आता जाएगा फॉर एग्जांपल। तो मतलब ये है कि आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं फर्दर। लेकिन ये याद रखिएगा, अब जिनका सिंगल एलिमेंट है उनको तो आपने सेव करवा लिया, जिनके 2 एलिमेंट्स हैं वो अगर आप सेव करवाएंगे तो वो एज अ वेक्टर सेव होंगे। फिर आपने खुद ध्यान रखना है कि ये एज अ वेक्टर है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा क्या था, रो नेम्स, कॉलम नेम्स, कॉलम सम्स, कॉलम मीन। कॉलम सम्स, कॉलम नेम्स, ठीक है। तो रो नेम्स ही चले कर लेते हैं, रो नेम्स ऑफ डी, तो दिस विल बी 1 2 3 4। यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4। अब जरा आप गौर करें कि यहाँ पे उसने कोटेशंस में दिए हैं, मतलब एज अ टेक्स्ट उनको दिया है, क्योंकि ये सर जी रो हमें के। आर की स्क्रीन शो हो रही। अच्छा यार, ये मसाइल रहेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसको फिजिकल क्लासेस पढ़ाता। चलें, आप लोग तो मजे कर रहे हैं ना। अच्छा नो सर जी। अच्छा जी, तो ये देखें ना, इसने डबल कोटेशन में शो किए रो नेम्स। वाई, क्यों शो किए? कि नेम्स जाहिर है टेक्स्ट आना है, ठीक है। बेशक ये नंबर है, लेकिन क्या 10 का मतलब कोई पर्टिकुलर इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू? नो, बस एक रो को शो कर रहा है, रो का नाम है। हम नहीं कह सकते कि जो रो नंबर 20 है उसका डेटा ज्यादा अहम है 10 से, या बड़ा है या छोटा है, और जस्ट एक टेक्स्ट वैल्यू है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरह कॉल नेम्स ऑफ डी, XY, X1, X2, X3 अब G ग्रेड, ठीक है। कॉल नेम्स आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जो कॉल नेम्स हैं मैं इसको चेंज कर दूँ, तो कॉल नेम्स ऑफ D इज इक्वल टू, सी वेक्टर। बल्कि मैं इसका कौन सा नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला वाला नाम जो है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दैट इज मैं कहता हूँ ये y है, तो नाउ
D will be YY। अब मैंने क्या किया, कॉल नेम्स, यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, उसका फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा कि चेंज होके ये आ जाए, तो यहाँ पे आ जाए। अगर आप एक से ज़्यादा नाम चेंज करना चाहते हैं फिर आप कर सकते हैं कॉल नेम्स ऑफ D इक्वल टू C। अब आपने कोटेशंस में देना पड़ेगा, मैं दोबारा इसको y कर रहा हूँ, दोबारा x1 कर रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉरी x1 देन x2 देन x3, ये तो सेम ही है, देन x4। मेनली ये है कि मैं g को जेंडर करना चाहता हूँ। इसका ज़्यादा आसान तरीका क्या था? सर जी जैसे पहले आपने 1 एलिमेंट जी, चूज 1 किया की कि जगह मैं उसका कॉलम की पोजीशन लिखता, फिर उसको चेंज कर देता। ठीक है, पोजीशन भी लिखी जा सकती है और उसका बाय द वे नाम भी लिखा जा सकता है। ये हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पोजीशन के बजाय अगर इसका नाम लिखा जाए वाई, तो नो, ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ये इसका कोई डिफरेंट वे होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो कॉलम नेम्स आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप रो नेम्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन रो नेम्स में जाहिर है हम इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त चेंज करने में। अच्छा, देन यू हैव कॉल सम्स। कॉल सम्स, अब अगर आप गौर करेंगे डी, तो आपके पास क्या आएगा, कॉल सम्स एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, इन दो की वजह से। ठीक है, तो अगर आप डी उनको दे दें कि पहले 5 एक्सेस और 6 वेरिएबल्स की बात की जाए, तो फ्रॉम 1 टू 6 कॉलम्स, तो फिर शायद ये काम कर दिया जाए। ठीक है, जब एक नॉन न्यूमेरिक की बात होगी तो फिर उस पर अप्लाई नहीं, यही सिचुएशन बढ़ेगी। कोवेरियंस ऑफ डी तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोवेरियंस ऑफ इस पे अप्लाई करें, यस यू विल गेट वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो नॉन न्यूमेरिक्स की वजह से उस पे अप्लाई, इसी तरह वेरियंस का ये रिजल्ट आएगा। हाँ, समरी जब आप अप्लाई करेंगे, समरी आप वेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और डेटा फ्रेम पे भी। तो समरी देखें, y की समरी आ गई, x1 की आ गई, x2 की, x3 की, x4 की, x5 की। और जेंडर की समरी उसने कैसे दी है? फ्रीक्वेंसी के सेंस में, जी सर। फ्रीक्वेंसी के सेंस में। और ग्रेड की भी उसने फ्रीक्वेंसी के सेंस में दी है, ए 5 दफा रिपीट हुआ है, बी 5 दफा रिपीट हुआ है, सी 4 दफा, इस तरीके से। ठीक है, तो समरी का मतलब ये समरी वाला काम इस पर हो रहा है। इसके अलावा आपके पास क्या था? STR, हाँ ये देखते हैं STR, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे देखें y इंटीजर है, इसकी ये वैल्यूज है, आगे डॉट डॉट का मतलब सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज है। x1 इंटीजर है, ये वैल्यूज, x2 न्यूमेरिक है, ये वैल्यूज, x3 न्यूमेरिक है, ये वैल्यूज, x4 न्यूमेरिक है, x5 जो है इंटीजर है अगेन। जेंडर जो है ये फैक्टर वेरिएबल है। ठीक है, ये फैक्टर वेरिएबल है और इसमें लेवल कौन से हैं? F और M। जी सर जी। F और M, W/2 लेवल्स। ठीक है, और इस तरह ग्रेड जो है वो फैक्टर है, बट विद 3 लेवल, A B C D और आगे सो ऑन, मतलब आगे F वगैरह उसने। अब यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है ये किस तरीके से है कि उसने कन्वर्ट किया, मतलब ये आपको कन्वर्जन एक बताई जा रही है कि जो पहला है वो इसमें क्या वैल्यूज गिवन है, अगर मैं इसको देख सकता हूँ, ये जरा आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं सर जी इसको ज्यादा उसमें ना वाज़ेह कर जी, यहाँ पे आप देखें मेल को जरा, जेंडर पे आए, F और M 2 लेवल है, आगे उसने 2 2 2 फिर 1 1 1। ये कैसे दिया हुआ है? ये ऐसे दिया हुआ है कि पहली जो वैल्यू है सेकंड लेवल है, यानी M है, दूसरी वैल्यू भी सेकंड लेवल M है, तीसरी वैल्यू भी सेकंड लेवल M है। ठीक है, इस तरह अगली 5 वैल्यूज फिर F की हैं, फिर आगे सर जी, जी। सर ये SPSS में जैसे स्टोर करवाया था वो इधर शो करवा रहा है 2 और 1 वैल्यू। नहीं 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 नहीं, 2 और 1 का उससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ आपने M और F डायरेक्ट लिखा हुआ है लेवल्स, सिर्फ ये है कि जो आपके 2 लेवल हैं, एक लेवल है F पहला जो
और दूसरा लेवल है एम। अब ये एफ को पहला क्यों कह रहा है, एम को दूसरा क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि जो अल्फाबेटिक लेटर्स की सीक्वेंस है उसमें एफ पहले है एम बाद में है। ठीक है, क्लियर? जी सर जी। अच्छा, ठीक है आगे सर। ये बता रहा है, वो जो वैल्यूज में बता रहा है कि पहली वैल्यू जो है वो दूसरा लेवल है, मतलब एम है। दूसरी वैल्यू भी दूसरा लेवल है एम। तीसरी वैल्यू भी दूसरा लेवल है एम। चौथी वैल्यू, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं लेवल 1 1 लिखा हुआ, मतलब वो पहला लेवल है, एफ 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 एफ। आगे 10वीं वैल्यू फिर दूसरा लेवल। अगेन अब अगले उस पे आए, ग्रेड पे, लेवल्स ए बी सी डी और आगे सो ऑन एफ। पहली वैल्यू पहला लेवल ए, दूसरी वैल्यू दूसरा लेवल बी, तीसरी वैल्यू तीसरा लेवल सी, चौथी वैल्यू फिर दोबारा 2 पे चला गया, मतलब लेवल 2 जो इस सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे। ठीक है जी, तो इससे मुराद ये क्लियर हुई जी बात? अच्छा, हाँ अब जी सर। देखें एडिट का ऑप्शन, एडिट डी। जब आप एडिट डी को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब एंटर प्रेस करेंगे, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू विंडो लाइक दिस। ये विंडो शायद नजर आ रही होगी आपको। हाँ जी सर। जी। अब कोई इसमें यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, सिंपल ये कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिक है तो इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये कैरेक्टर है तो इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये x5 है, इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको ना कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस। ओके। अच्छा, एक वैल्यू फॉर एग्जांपल आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। 47 है x1 की वैल्यू, में इसको 470 कर देता हूँ, या इसको मैं 147 कर देता हूँ, ये आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते या मजीद कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते सिवाय इस चेंजिंग के, या अगर कोई वैल्यू जो है इसकी नेचर चेंज करने की, या एक वैल्यू हो सकता है डिलीट करना पॉसिबल हो, पूरी की पूरी रो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोई एक वैल्यू फॉर एग्जांपल हम y की जो है सेकंड वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, इसकी जगह कुछ नहीं लिखते। अब n आ गया मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इसको जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, हाँ एक चीज ये कि आप नया वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नया वेरिएबल यहाँ पे ऐड अगर करना चाहें, उसका नाम देंगे, बताएंगे न्यूमेरिक है या नहीं, और नीचे उसकी वैल्यू देना शुरू कर देंगे। ये भी आपको जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, एडिटिंग विल बी डन। अब आप डी जरा प्रेस करें तो यहाँ पे इसमें एडिटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके पास नेगेटिव लेंथ वेक्टर्स आर नॉट अलाउड। वाई नेगेटिव लेंथ वेक्टर्स? शायद हमने कोई चीज ऐसी मिस की है जो हम नहीं कर सकते। हम इसकी कमांड अगर चेंज करके देखें, फिक्स, सेकंड वैल्यू को मैं डिलीट कर दूँ। अब जब आप डी करेंगे तो यू विल गेट, हाँ जी, फिक्स की कमांड जो है ये काम करेगी एडिटिंग इंस्टेड ऑफ एडिटिंग। अगेन फिक्स। आप वेरिएबल की नेचर चेंज कर सकते हैं, अगर चाहें नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल x5 की मैं नेचर न्यूमेरिक कर रहा हूँ, तो जब आप डी करेंगे तो अब x5 str of t, नाउ x5 इज कैरेक्टर। ठीक है, इस पे आप इसकी जब आप समरी अप्लाई करेंगे तो अगेन आपको इस तरह की समरी मिलेगी जैसे हमें पहले फ्रीक्वेंसी के सेंस में मिली थी। लेट्स सी कि क्या मिलता है। समरी ऑफ डी, y की समरी स्टैटिस्टिक्स, x1 का, x2, x3, x4, जेंडर की समरी फ्रीक्वेंसी के सेंस में आ गई। x5 का सिर्फ उसने उतना बताया कि लेंथ 20 है। वाई? क्योंकि सर वो उस पे मीन मीडियन ये कुछ तो कर नहीं सकते, वो तो करेक्टर है ना जेंडर का भी नहीं इसलिए। निकल सकता था ना, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बताई? सर उसमें मेल फीम वो थोड़ी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट होगी सर? और तो अब बताई नंबर जा है। सकती थी ना कि 33 एक दफा है, 14 एक दफा। समझने की कोशिश करें। आप में से शुरू में किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब वेरिएबल का कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है तो फिर क्यों इसको यूज करवाते हैं? अब कैरेक्टर का देखें, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एज अ वेरिएबल वो यूज नहीं हो सकता। एज अ वेरिएबल अब यूज करना है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फैक्टर। ठीक है, आर में कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब है फैक्टर। कैरेक्टर टाइप का मतलब है कि सिर्फ टेक्स्ट या आइडेंटिफायर।
देखिए ये भी टेक्स्ट है, जेंडर में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, x5 में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डेटा टाइप जो है कैरेक्टर है, इसलिए इस पे कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन या फ्रीक्वेंसी भी इवन नहीं अप्लाई हो रही। जेंडर चूंकि एज अ फैक्टर हमने उसको किया है, तो दैट मींस कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो उसने फ्रीक्वेंसी उसकी प्रोवाइड कर दी, मतलब उस पर कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई कर। तो फिक्स की कमांड है जी इंस्टेड ऑफ एडिट, दैट शुड बी एडिट की कमांड नहीं है, बल्कि दैट इज फिक्स्ड। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास कमांड्स क्या थी, मैं आपको जरा बताऊं कि हमारे पास इसके अलावा जो कमांड्स थी वो ट्रांसफॉर्म थी, सबसेट, मर्जिंग, सी बाइंड, आर बाइंड, ऑर्डर, यूनिक, सॉर्टिंग। इसी पे हम आते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है, एज डॉट डेटा फ्रेम हम पहले डील कर चुके हैं कि अगर आप वेक्टर्स को डेटा फ्रेम, ये दोनों चीजें हम शायद डील कर चुके हैं, डेटा फ्रेम भी और एज डॉट डेटा फ्रेम भी कैसे डील कर चुके हैं। मैंने कहा था कि अगर आपके पास 4 वेक्टर्स पड़े हुए हैं, आप डेटा फ्रेम और उन ब्रैकेट में उन चारों के नाम लिखें, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम। एज डॉट डेटा फ्रेम का क्या मतलब है कि कोई ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स की शक्ल में या वेक्टर्स की शक्ल में, तो आप जब आप लिखेंगे एज डॉट डेटा फ्रेम, तो आगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट आप देंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैट्रिक्स दें तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम। ये जो एज के बगैर डेटा फ्रेम है, इसमें आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आर बाइंड आप पढ़ चुके हैं, रो वाइज बाइंडिंग है, तो जैसे मैट्रिसेस पे अप्लाई होती थी वैसे ही अप्लाई होगी किस पे, बोलें जी, डेटा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। लेकिन इसमें मसला आएगा, जी सर जी, अगर वेक्टर एक ऑब्जेक्ट और एक मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे बाइंड करेंगे, फिर क्या मसले आएंगे ना सर। जब हम डेटा फ्रेम करेंगे ना तो उसमें एक वेक्टर भी होगा, उसमें मैट्रिक्स भी होगा, तो फिर वो बाइंडिंग कैसे नहीं, ये होगी आप ना। गलत समझ रहे हैं कि उसमें एक वेक्टर भी होगा और उसमें एक मैट्रिक्स भी होगा। नो, अगर आपके पास 2 डेटा फ्रेम सर पड़े हुए हैं, डेटा फ्रेम ए एंड डेटा फ्रेम बी, तो अगर उन जी जी दोनों जी में फिर के सर हो गया अगर उन दोनों के कॉलम्स के या वेरिएबल्स के नेम सेम हैं, फिर तो आर बाइंडिंग का फायदा है, लेकिन अगर नेम सेम नहीं है तो यूजलेस है, जी सर जी, वो ठीक है। मैं इसी तरह थोड़ा सी, लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ जी। फिर उसके बाद मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म वाले कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू जो है, ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग के बजाय कोई वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, 106 फॉर एग्जांपल थी, और यहाँ पे 47 थी इंटू ओरिजिनल यूनिट्स। सो ये आपके पास डेटा फ्रेम है। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, आप कहते हैं कि ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो इसी डेटा फ्रेम के अंदर, जिसमें आपके पास log of x4 हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, d2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डी को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, log डॉट x4 इज इक्वल टू log ऑफ x4। तो इस डेटा फ्रेम में एक नया वेरिएबल ऐड हो गया है जो कि log ऑफ x4 है। इसका नाम मैंने क्या रखा है, log डॉट x4। इस डॉट की जगह आप अंडरस्कोर दे सकते, कोई भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेमिंग रूल्स, ठीक है। ये आपके पास d2 आ जाएगा, d2 में आपके पास एक एडिशनल वेरिएबल आ गया log ऑफ x4। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई खास वेरिएबल इसमें से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x2 रिमूव कर दिया जाए, x2 इक्वल टू नल। अब जो नया डेटा फ्रेम है, ठीक है, मैं d को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और स्टोर अगेन मैं d2 में ही करवा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो।
तो D2 में दो काम हो रहे हैं, एक तो log ऑफ x4 वाला वेरिएबल आ रहा है, मैं इसको log ऑफ x3 कर देता हूँ चलो, ताकि आपको डिफरेंस भी नजर आ जाए। x3 और दूसरा क्या है कि x2 को मैं इससे डिलीट करना चाहता हूँ, इस डेटा फ्रेम से रिमूव करना चाहता हूँ। तो D2 विल बी लाइक दिस। अब देखें x1 x3 x4 x5 log ऑफ x3, जैसे मैंने नल लिखा इट डिसअपीयर्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नए वेरिएबल्स ऐड करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये सारा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है a, मैं चाहता हूँ कि a को इसका हिस्सा बना दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू डॉट वेरिएबल इक्वल टू a। अब क्या है कि एरर क्यों आया है कि a की लेंथ जो है वो 6 है और आपकी d की लेंथ जो है वो 20 है, तो इसलिए इसमें एरर आया। ठीक है, आप नया वेरिएबल वैसे ऐड कर सकते हैं, आप न्यू वेरिएबल c लिखें और आप लिखें c के अंदर फॉर एग्जांपल, बल्कि सीक्वेंस लिख लें, सीक्वेंस 1 फ्रॉम 1 to 20 y equal to 1, तो D2 is this like this, न्यू वेरिएबल के तौर पे। मतलब जो भी चीज आप ऐड करना चाहें। एक काम ये हो सकता है कि देखिए ये अब D2 है ना, ठीक है, इसमें मैं x2 को भी गायब कर लेता हूँ, x2 इक्वल टू नल। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू नल, ठीक है, D2 में सेव करवा दिया। इसमें x1 x2 नहीं है, गायब हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो वेरिएबल दोबारा इसमें इंक्लूड कर लिए जाए। D3 में क्या किया जाए, D3 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म D2 और x2 और x3 इंक्लूड कर लिए जाएं। कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि वो D के अंदर पड़े हुए हैं, कि अगर D वाला अगर आप देखें तो D के अंदर वो पड़े हुए हैं। तो मैं इसको कहता हूँ x2 इज इक्वल टू D $x2, इस वेरिएबल का वो हिस्सा बन जाएगा। देन x3 इक्वल टू D $x3, तो ये दो वेरिएबल x3 और x2 जो है D के उठा के इस कॉलम का हिस्सा बनाया। तो D3 विल बी अगेन x2 x3, ये पुराने D वाले उससे उठा के वहां से ले आए। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, सिर्फ आपको ये लेंथ का मसला नहीं आना चाहिए और ये इश्यूज नहीं आने चाहिए कि D, ये डॉलर साइन का मतलब है कि x3 इज पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम D, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ y, सॉरी D3 $y, इट मीन्स कि आई एम गोइंग टू प्रिंट वेरिएबल या कॉलम y ऑफ द डेटा फ्रेम D3, तो ये आपके पास प्रिंट। अब आप इस पे सिंपल मीन अप्लाई कर सकते हैं, D3 $y, मीन अप्लाई कर सकते हैं, मीडियन अप्लाई कर एज अ सिंगल वेरिएबल। अदरवाइज अगर आप वैसे y देते रहे उसको तो ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड होगा। क्यों नहीं फाइंड होगा, क्योंकि y जो है खुद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक वेरिएबल का नाम, एक कॉलम का नाम है विद इन डेटा फ्रेम D। क्लियर हुई जी बात? हाँ जी सर जी। तो इसी तरीके से अब टाइम कम रह गए, जो चीज पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो जो डिफरेंट आपके पास है R बाइंड और C बाइंड की बात कर लेते हैं। अब D3 मेरे पास ये है और D2 मेरे पास ये है, ठीक है। तो R बाइंड किया जा सकता है, मैं खुद इसको R बाइंड अगर करूं तो D2 अगर मैं ऐसे करूं तो इसमें एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि R बाइंड का मतलब ये है कि पहले पूरे का पूरा एक डेटा फ्रेम आएगा, जहां पे उसकी रोज एंड होंगी वहां से अगला डेटा फ्रेम शुरू हो जाएगा। लेकिन डेटा फ्रेम्स के नाम के सीक्वेंस तो फर्क है, y x1 x4 x5 है, y x1 x4 5, आगे जेंडर, न्यू वेरिएबल, और ये x2 x3 इजाफी है, ठीक है। ये अगर इजाफी ना हो तो फिर इसको हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स,
ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट मैच। देखें अगेन यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स का जिक्र आ रहा है, क्योंकि जब आप आर बाइंड करते हैं तो रो वाइज बाइंडिंग आपने करनी है, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। लेकिन अगर इसको आप सी बाइंड करते तो अब आपके पास नंबर ऑफ रोज फिर सेम होने चाहिए। सी बाइंडिंग में उसने बाइंड कर दिए वाई जेंडर यहाँ तक, फिर वाई क्योंकि पहले यहाँ तक कॉलम्स बाइंड किए सारे डी के, फिर यहाँ से ऑनवर्ड उसने इस कॉलम से ऑनवर्ड उसने D2 के कॉलम्स पेस्ट कर दिए। तो इनमें नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। अगर आप आर बाइंडिंग रो वाइज बाइंडिंग करते फिर नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो ये एक तरह की मर्जिंग है, इसको हम फर्दर इंशाल्लाह कल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जी सर। जी ओके सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।